हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अर्थात विविक्त गणित का यूनिट चौथा। यूनिट चौथा को शुरू करने के पीछे कारण ये है कि ये छोटा यूनिट है, अर्थात इसमें वैसे तो दो भाग हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 8 पुनरावृत्ति संबंध एवं पुनरावर्तन एल्गोरिथम विधियां। अब देखिए एग्जाम में आपके आएंगे 3 क्वेश्चंस। उन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रुप थ्योरी का, इसके बाद वाले चैप्टर का। वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आप खुद सोचिए, उसमें से आएगा एक क्वेश्चन और इसमें से आएंगे 2 क्वेश्चन। तो ये अगर हम मेहनत करके थोड़ा समझ करके अच्छे से पढ़ लें तो ये दोनों क्वेश्चन अगर यहाँ के बन जाए तो हमारी वो वाली मेहनत बच सकती है। वैसे आप पढ़कर उसको भी जाइएगा, ठीक है। तो हमें तैयारी पूरी रखनी होगी। तो हम आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक यूनिट तो कम से कम अभी तैयार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं बाकी के यूनिट्स जो है फटाफट फटाफट कराते जाऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, विविक्त गणित अध्याय 8। सबसे पहले हम देखते हैं पुनरावृत्ति संबंध क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है पुनरावृत्ति संबंध। हम एक संख्यात्मक फलन लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये संख्यात्मक फलन क्या होता है, तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। संख्यात्मक फलन एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अर्थात शून्य और धनात्मक पूर्णांक रहेंगे यहाँ पे। नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक पूर्णांकों का एक समुच्चय रहेगा, इसका डोमेन। ठीक है, संख्यात्मक फलन एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट और जिसका कोडोमेन रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ए आर बराबर √3 के पावर में आर। ठीक है, अब आर की जगह आप 0 1 2 3 4 रखते जाओ और जो जो मिलते जाएगा, जैसे आर की जगह 0 रखोगे √3 पावर 0 1 मिल गया। ठीक है ना भाई, आर की जगह आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, √3 पावर में 1 √3 मिल गया। तो मिल जो रहा है वो आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स में मिलेगा, लेकिन आप रख क्या सकते हो आर की जगह में, इन्हीं में से कुछ रख सकते हो, 0 1 2 3 4 रख सकते हो। तो ये फलन एक संख्यात्मक फलन है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, हमने लिखा हुआ है संख्यात्मक फलन। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। संख्यात्मक फलन एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और जिसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। हम एक संख्यात्मक फलन यहाँ लिए हैं, इस पूरे को हमने ए नाम से डिनोट किया है, यानी आप इसको a0 बोल दो, इसको a1, इसको a2 और वैसे ही चलते चलते इसको आप ar बोल दो। ठीक है, तो ar की जगह कौन दिख रहा है, 3 r की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, देख लो। r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी r की शुरुआत आप 0 से करोगे। r की जगह 0 रखोगे तो 3 की घात 0, 3 की घात 0 मतलब 1। r की जगह 1 रखोगे तो 3 की घात 1, r की जगह 2 रखोगे तो 3 की घात 2। और इस तरीके से ये आपके इस संख्यात्मक फलन का निर्माण हो गया जिसके सभी सदस्य हैं, ये 0 a1 a2 ये r और ये अपन लिए हैं। अब संख्यात्मक फलन समझ में आ गया, लेकिन हम समझने जा रहे हैं पुनरावृत्ति संबंध। तो ये पुनरावृत्ति संबंध क्या होगा, तो आप देखेंगे कि एक संख्यात्मक फलन जब आप परिभाषित करते हैं तो उस संख्यात्मक फलन के संगत एक समीकरण अब हम आगे परिभाषित करने वाले, एक ऐसा समीकरण जो किसी r के लिए ए आर को एक या अधिक एआईज मतलब जैसे ए आर एक सदस्य हो गया, ऐसी ए आर -1 या ए आर +1 या ए आर -2 या ए आर +2, ये और ऐसे सदस्य होते हैं। तो उनसे ए आर को क्या करते हैं, संबंधित करते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे एक संबंधित किया हूँ, ए आर को किससे संबंधित किया हूँ मैं, संबंधित मतलब उस पर निर्भर करवाना, उसके समीकरण में उसको शामिल करवाना। तो ए आर को मैं किससे संबंधित करवाया हूँ, ए आर -1 से। तो इस समीकरण हम लोग बोल सकते हैं पुनरावृत्ति संबंध, इसको अंतर समीकरण भी बोलते हैं, डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो सब ठीक है, पुनरावृत्ति नाम क्यों रखे हो इसका। अब देखो ना, ए आर किससे संबंधित है, ए आर -1 से, यानी ए आर कौन है, आरवा सदस्य, ए आर -1 कौन है, उसके पिछला वाला सदस्य है। तो हर अगला सदस्य पिछले सदस्य से संबंधित है। अगर आपको यकीन नहीं है तो देख लो, इसी समीकरण से मैं ये पूरा ये जो संबंध के जो आपको मेंबर्स दिख रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे। जैसे चलो आर का मान आप 0 रखो, चलो आर का मान 0 रखो तो क्या मिलेगा बताइए आपको, आर का मान 0 रखोगे तो a0 मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा, आर का मान 0 हम लोग रख नहीं सकते, क्यों बताऊं? आर का मान 0 रखेंगे ना तो ये तो चलो ए 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आर का मान 0 रखोगे तो ए 0 माइनस 1 ए माइनस 1 हो जाएगा। ए के नीचे -1 यानी आर की जगह आपको अभी -1 दिख रहा है, जो कि गलत बात है, क्योंकि इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, हमेशा 0 या धनात्मक होना चाहिए। तो आर का मान चलो अपन 1 रखते हैं, ठीक है। आप लोग सर 1 क्यों रख रहे हो? क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 - 1 0 होगा, और ए 0 की वैल्यू फिर रख करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आर का मान आप 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, तो 3 इंटू ए 1 - 1 0 हो जाएगा। ए 0 को कुछ परिभाषित कर देता हूँ अपने मन से, मान लो ए 0 यहाँ पे 1 है, ए 0 कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 3। अब a2 परिभाषित करना हो यानी आर की जगह 2 रखना हो, तो आर की जगह 2 रखोगे तो क्या होगा 3 इंटू ए और r - 1 मतलब 2 - 1। अब देख लो a2 निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? 2 - 1 मतलब 1 हुआ। a2 निकालने के लिए आपको a1 जो पीछे आप निकाल चुके हो एक कदम पहले, उसकी जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे मान रखोगे आप तो 3 स्क्वायर मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सरल है, घबराने की बात नहीं है। मतलब हर अगला उसको रिपीट हो रहा है ना, देखो पिछला वाला मान रिपीट हुआ वहां पे। अगर आप a3 निकालोगे तो क्या होगा? a3 निकालोगे तो क्या होगा 3a2 हो जाएगा, 3a2। तो अब a2 के मान की जरूरत पड़ रही है, फिर से पिछला मान यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिकरेंस रिलेशन, हर अगला पिछले वाले से किसी न किसी तरीके से संबंध होगा, उसका वाला उसके पिछले वाले से किसी न किसी तरीके से संबंध होगा। हो सकता है कि अगला कोई भी मेंबर अपने आगे वाले से संबंधित हो, पीछे वाले से ना हो, आगे वाले से संबंधित हो सकता है 3-4 मेंबर आपस में एक दूसरे से संबंधित हो। तो किसी न किसी तरीके से वो जो रिलेशन है जिसके सारे मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लिखा है यहाँ पे आर, किसी आर के लिए ए आर को ए क्या अधिक या इससे संबंध करता है, तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। और जो इक्वेशन हमको मिलता है उसको बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन अर्थात अंतर समीकरण। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी रिकरेंस रिलेशन यानी डिफरेंस इक्वेशन अंतर समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कौन कौन से इसके सॉल्यूशन होते हैं। देखो जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में बहुत बढ़िया तरीके से विस्तार से फुल डिटेल में समझाया गया है, लेकिन हमारे पास समय की कमी को देखते हुए मैं आपको केवल मेन चीज बताऊंगा जिसकी मदद से आपके सवाल बन जाएंगे। हम डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन हम एग्जाम्पल बनाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डेफिनेशन उसमें देखेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी दिमाग में बैठेगा। और क्योंकि हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, परीक्षा में तो आपके सवाल ही आएंगे, तो जब हम सवालों में उन डेफिनेशन को समझेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। कोई भी चीज उदाहरण से जल्दी समझ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब देखो हेडिंग नया डला है अचर गुणांकों सहित रैखिक पुनरावृत्ति संबंध के लिए समघात हल और विशेष हल। अब ये दो प्रकार के हल हम पढ़ेंगे और दोनों को जोड़ते हैं तो पूर्ण हल मिलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि समघात हल क्या होता है, फिर देखेंगे विशेष हल क्या होता है। देखो सबसे पहली बात तो आप देखो कि अचर गुणांकों सहित रैखिक पुनरावृत्ति संबंध क्या क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। आप सबसे पहले एक काम करना, आपको जो समीकरण दिया रहेगा सबसे पहला काम, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें जो जैसे ये ए आर दिख रहा है, ए आर -1 ए आर -2 कहीं ए आर +1 दिखेगा, ए आर जो भी ए वाली चीज दिखेगी वो सबको पलटा करके एक पक्ष में ले जाना। सबसे पहला काम तो ये करना, मतलब मैं क्या करूंगा इन दोनों को पलटा के उधर ले जाऊंगा। पहला काम तो मेरे को ये करना ही करना है सर, ये करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस था उधर जाके माइनस में, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। ये उनके पोजीशन बता रहा है, क्रमांक बता रहे हैं। ए आरवा सदस्य है, R - 1 वह सदस्य, R - 2 वह सदस्य, इस टाइप से, ठीक है। सामने वाले चिन्ह को मैं बदल के उधर ले गया माइनस। अब सुनो सारे ए वाले उधर चले गए, किसी एक पक्ष में चले गए। अब अचर गुणांक सहित इनके गुणांक है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -1 हो गया, इसका गुणांक -1 हो गया, तो अचर गुणांक है। अचर गुणांकों सहित रैखिक पुनरावृत्ति संबंध, रैखिक मतलब सबकी घात 1-1 है, ठीक है। अब सुनो मतलब ये देखो इनकी घात 1-1 इस टाइप से है ना भाई। अब हमको क्या करना है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब आप ये देख लो कि ए वाले एक पक्ष में आ चुके हैं, ठीक है, सारे ए वाले हमने आपको कहे कि एक पक्ष में कर लो, तब आप दूसरे पक्ष में देखना क्या है, तो आप बोलोगे सर दूसरे पक्ष में तो 0 है। तो आप समझ जाना कि अगर सारे ए वाले एक साइड है और दूसरे पक्ष में कुछ भी नहीं है यानी 0 है, तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति में इसका
समघात हल बस निकल सकता है। हम इसका क्या निकालेंगे? समघात हल निकालेंगे, विशेष हल नहीं निकलेगा। आप पूछेंगे विशेष हल कब निकलेगा? कब निकलेगा विशेष हल? अगर बराबर के उस पार, यानी सारे ए वाले सब एक तरफ करने के बाद अगर बराबर के उस पार कुछ अच्छा, बराबर के उस पर कैसे चीज को रखेंगे हम, कैसी चीज को जगह देंगे? जैसे मान लो यहाँ पे होता 2 के घात में आर, या यहाँ पे होता 2 के घात में आर नहीं 27 आर, कोई भी आर वाली चीज अगर होती, कुछ भी कैसे भी चीज, मान लो यहाँ पे होता आर स्क्वायर प्लस 2r+3, इस टाइप की कोई चीज होती ना, तो उसको हम उधर नहीं पलटाते, उसको बराबर के इधर ही रहने दो, ठीक है। उधर केवल किसको पलटाना है? बाईं ओर सिर्फ किसको किसको रखना है? ए वाली चीज को बाईं ओर रखो, ए वाली चीज को बाईं ओर रखो। दाईं ओर किसको रखो? आर वाली चीज को रखो, आर स्क्वायर प्लस 2r, 27 आर, 7 की घात आर, 1 की घात आर, जो भी है आर वाली चीज ने उसको राइट साइड रखो। तो सर अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बराबर के उस पर क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, मतलब केवल समघात हल इसका निकलेगा, विशेष हल नहीं निकलेगा। इतना बात समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कोई आर वाली चीज रहती, मान लो रहती 3 की घात में आर, मान लो रहती 31 आर प्लस 27, कुछ भी ऐसा रहता, तो समझ लीजिए वैसी स्थिति में समघात हल और विशेष हल दोनों ज्ञात करने पड़ते और उसको टोटल करते, तब आपका पूर्ण हल निकलता। ठीक है, समझ में आ गया कब क्या क्या करना है। तो फिलहाल तो हमारे पास ऐसी कुछ चीजें यहाँ है नहीं, तो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा 0। अभी हम जितनी बात आपको बताएं उनको 1 मिनट के लिए आप अपने मन में दोहराइए, रिवाइज कीजिए कि कब समघात हल, कब दोनों हल निकालने हैं। ध्यान से एक बार सोचिए। तो चलिए, आपने सोच लिया होगा कि किसको किसको समघात हल, मतलब समघात हल कब निकालना है, कब निकलेगा? जब दाएं पक्ष में 0 हो, और अगर कोई एफ आर हो, कोई आर का कोई फलन हो जिसको हम एफ आर बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यार, इसका कुछ भी आर की कोई चीज होगी, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों निकालेंगे। विशेष मतलब समघात हल तो हम 0 सोचते हुए ही निकालते, 0 मानते हुए निकालते हैं, लेकिन एफ आर होने के नाते हम वहां पे विशेष हल भी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के उस अंतर समीकरण का पूर्ण हल निकलेगा। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि जब दाईं ओर 0 हो, उस समय समघात हल ही आपका अंतर समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और जब आपका एफ आर हो, उस समय विशेष हल संतुष्ट करेगा और हमको टोटल हल निकालना है। तो अभी हम समघात हल निकालना सीखते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको मस्त वाली चीज। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? इसका समघात हल निकालने जा रहे हैं। विशेष हल नहीं निकलेगा क्योंकि बराबर के उस पर क्या है? 0 है। समघात हल निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे तैयार होगा? ध्यान से सुनिए। पहले आप इसको अच्छे से देखिए, ये जो अंतर समीकरण आपको दिख रहा है उसको अच्छे से देखो। ए आर -1, ए आर -2, कहाँ तक गया है? ए आर -2, ए आर -2 तक गया है। तो आप 2 पावर से चालू करेंगे अपना अभिलाक्षणिक समीकरण। मतलब आपका अभिलाक्षणिक समीकरण होगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से क्यों चालू हुआ? क्योंकि ये ए आर -2 तक गया है। अगर ये ए आर -5 तक जाता तो अल्फा घात 5 से चालू होता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अल्फा स्क्वायर। अब समझ, अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा फिर कांस्टेंट ऐसे आएगा। अल्फा स्क्वायर से पावर कम करते जाओ, आपका समीकरण तैयार होते जाएगा। लेकिन समीकरणों के गुणांक क्या क्या चिपकाने, वो भी तो जरूरी है ना। सामने में गुणांक भी रखते हैं ना, गुणांक आप इसको देख के रखते हैं सीध में। इसका क्या है? 1 आएगा। अब अल्फा स्क्वायर के बाद क्या आएगा? अल्फा, लेकिन गुणांक ये वाला लगेगा ना। ऐसा मत सोचना सर आपने तो अल्फा स्क्वायर इसको देखते हुए लिखा तो इसका गुणांक क्या लिखो, ऐसा नहीं। गुणांक आपको सीधे लाइन से लगाते जाना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर में क्या सोचते हुए लिखा? ये r -2 तक गया है ना, इसलिए अल्फा स्क्वायर, लेकिन गुणांक आपको यहीं से लाइन से लगाते जाना है। तो ये 1 हो गया, और ये फिर क्या हो जाएगा? -अल्फा -1 बराबर 0। देखो अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कि हमको क्या क्या कैसे कैसे काम करना है। आप कहेंगे तो मैं इसका डिटेल में फुल वीडियो पूरा समझाते हुए टॉपिक को अच्छे से वो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम वो काम कर रहे हैं जो काम हमको परीक्षा में करना है। परीक्षा में अगर आएगा तो आप ये पूरा सॉल्व करेंगे। बीच बीच में जो थ्योरी है वो बुक से आप अच्छे से देख लेंगे। मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ इतना कि हमको काम करना है कितना। ठीक है, तो देखो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस, ये माइनस माइनस क्यों है? क्योंकि ये दो माइनस माइनस है। चिन्ह शुरुआत से जैसा जैसे इसमें चिन्ह लगा वैसे लगाना।
ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वर्ग समीकरण है, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू -1 इसलिए +1 हो जाएगा, अपॉन 2a, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस माइनस √5/2, यानी दो मान निकल रहे हैं, एक को अल्फा 1 बोल दो 1 प्लस √5/2 और एक को अल्फा 2 बोल दो 1 माइनस √5/2। अब सुनो, ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे आपके जो अल्फा की वैल्यू जो निकलेंगी उनको आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 नाम दे देना, ठीक है। फिर आप ये देखना कि क्या अल्फा 1, अल्फा 2 की जो वैल्यूज आई हैं सारी वैल्यूज अलग अलग हैं या उनमें कुछ कुछ वैल्यूज सेम है, इनको अच्छे से आप देखना। वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं आ रही है, अगर वो आ रही है तो उसका अलग तरीके से काम होगा, ठीक है। फिलहाल आप देखो अल्फा 1, अल्फा 2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको काम क्या करना है वो सुनो। आपका जो समघात हल है यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन आपका निकलने जा रहा है, उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, ए आर और ऊपर में एच लिख देंगे। ये केवल सिंबल बता रहा है, ठीक है ना। किस बात का सिंबल है ये, कि आप होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पावर मत समझ जाना इसको, ठीक है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसका सूत्र है a1 अल्फा 1 r, a2 अल्फा 2 r, a1 a2 कांस्टेंट और अल्फा 1 अल्फा 2 ये इसके वैल्यूज, ठीक है। और r तो यहाँ का वेरिएबल है तो लगाना ही पड़ेगा, तो 1 प्लस √5/2 पावर में r, या अल्फा 1 का वैल्यू रख दिया मैं और ये अल्फा 2 का वैल्यू, ठीक है। और ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन आ गया। अब सुनिए ध्यान से सुनिएगा सर। अब ये आपका आंसर आ गया ना। यहाँ पे विशेषण नहीं क्या किया जा सकता, विशेषण इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि बराबर के उस पर शून्य है। बराबर के उस पर अगर कोई राशि होती तो मैं उसका हल आपको निकाल के समझाता, मगर विशेषण मतलब ना विशेषण, अभी समघात हल बस निकला है। चलिए अब मैं मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ, ये वाला हिस्सा मिटाता हूँ। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, तो आप लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं और आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप बिंदास ये कार्य कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसा इक्वेशन, चलिए आप एक इक्वेशन और मैं लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा कि उसके लिए आप अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे बनाओगे। मैं यहां पर लिखता हूं ना, ए आर प्लस 6 ए आर माइनस 1 प्लस 12 ए आर माइनस 2 प्लस 8 ए आर माइनस 3। इसके लिए अभिलाक्षणिक समीकरण, अच्छा एक और चीज है, इसमें सारे ए वाले एक साइड हैं, अगर मान लो कोई उधर होता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो देखो ना, अब यहाँ पे ये इधर था, आप बोलोगे सर इसमें बराबर कोई स्पॉट शून्य नहीं है, इसका विशेष हल भी निकालो। नहीं भैया, पहले तो आपको ए वाले को सारे को इस सेट करना है, ठीक है। उधर आपको केवल कौन सी चीज रखनी है, अगर मान लो बच रही हो तो तब की बात है। उधर कौन सी चीज रहनी चाहिए, आर वाले कोई चीज रहनी चाहिए, आर का कोई फलन रहना चाहिए, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की घात में 4, आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 3 24 आर, या फिर आप हो सकता है 7 की घात में आर, 5 की पावर में भी आर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, वो अगर चीज बच रही है तो उधर रखना है, नहीं तो बाकी ए वाली साइड, ए वाली जो चीज है वो इधर रखनी है। तो सब इधर ही है, घबराने की बात नहीं है। फटाक से इसका अभिलाक्षणिक समीकरण बताइए, अभिलाक्षणिक समीकरण बताओ इसका क्या होगा अभिलाक्षणिक समीकरण। तो कहाँ तक कैसे कैसे चला, ए आर माइनस 1 ए आर माइनस 2 ए आर माइनस 3 ए आर माइनस 3 ए आर माइनस 3 इसलिए अल्फा क्यूब से चालू करना, 3 तो क्यूब से चालू करना, 4 तक जाता तो अल्फा के घात में 4 से चालू करते, अभी 3 से चालू करो, मतलब अल्फा 3 मतलब अल्फा घात में 3, अल्फा घात में 2, अल्फा घात में 1 और कांस्टेंट। लेकिन सामने सामने क्या लगाना है सर, सामने सामने इनको देख के लगाना है।
जैसा है वैसे लगाना है। 1 है तो 1, फिर अल्फा स्क्वायर के सामने 6 लगा देना, प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा के सामने 12 लगा देना, प्लस है तो प्लस, और फिर देखो ना 3 घात 2 घात 1 घात और कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह ये 8 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं हो सकता कोई डाउट, आपको समझ में आ गया होगा। गौर से देखो इस सवाल को, ये अल्फा माइनस 2 का त्रिघात है, अल्फा माइनस 2 का त्रिघात है। त्रिघात बहुपद को या त्रिघात इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जरूर देखें उसको, एकदम जरूरी है, आप उसको जरूर देखें। आपको ये कंपटीशन मैथ्स प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और ये बहुत सारे प्लेलिस्ट में ये डला हुआ है वीडियो, आप जरूर उसको देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। अब देखो, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, अब त्रिघात है तो अल्फा इक्वल, सॉरी ये प्लस में आएगा, अल्फा प्लस 2 की घात में 3, तो ये अल्फा की वैल्यू -2 -2 -2, 3 घात है तो 3 बार वैल्यू निकलेगा इसका। सेम 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 निकला है सर, अरे बाबा सेम आ गया वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे सर, सेम सेम वैल्यू में कैसे करना है? देखो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो 2 बार रिपीट होता है, ठीक है, 2 बार रिपीट होता है, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर 2 बार रिपीट होता है तो हम कैसे लिखते हैं? अगर वो कोई वैल्यू एक बार आ रही है ना सर, कोई वैल्यू अगर एक बार आई है अल्फा 1 के लिए, मतलब ये एक अल्फा 2, दो मतलब अलग अलग वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यू आती है तो हम कैसे करते हैं? A1 अल्फा 1 की घात में r, A2 अल्फा 2, A2 अल्फा 2 की घात में r, ये r रहेगा ना, वो मेरे से गलती से 2 लिखा गया था, आपको पावर में r चढ़ाना है भाई, ध्यान से देखिएगा एकदम। A1 अल्फा 1 की घात में r, A2 अल्फा 2 की घात में r, ठीक है। अगर 3 वैल्यू निकली रहती, अलग अलग 3 वैल्यू निकली रहती तो एक चीज और जुड़ जाती, A3 अल्फा 3 की घात में r, ऐसे जुड़ जाता वहां पे। जितना अलग अलग वैल्यू उतना इस हिसाब से बढ़ते जाता। लेकिन अगर सेम वैल्यू आ रहा है तब क्या करना है भैया, देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, A1 प्लस A2r, ठीक है, और फिर आपको लिखना है वो जो भी वैल्यू रिपीट हुई है उसकी घात में r। मान लो ये अल्फा 1 बोल देते हो तो ऐसा आपको लिखना है, यानी ये इस तरीके से लिखाएगा। जो पहले सिर्फ A1 था अब वो क्या लिखाएगा, A1 प्लस A2r। जैसे मान लीजिए -2 -2 2 बार आया, और 5 एक बार आ गया, 7 एक बार आ गया, मान लो 4 वैल्यूज निकल रही है, ठीक है, जिसमें -2 2 बार रिपीट हुआ है, फिर एक बार 5 एक बार 7 आया, तो कैसे बनेगा बताओ इसका? देखो ये जो रिपीट हुआ है ना उसके कारण ये हुआ A1 प्लस A2r अल्फा 1 की घात में r, अल्फा 1 कौन है, -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 5 सिंगल है तो इसके लिए नया वाला दे दो, A1 A2 यूज हो चुका है तो A3 बोल दो, इसको अल्फा 2 बोलते हुए इसकी घात में r। ये भी सिंगल है तो इसको A4 कांस्टेंट सामने A4 रख दो, और अल्फा 3 की घात में r, जहाँ अल्फा 2 वैल्यू 5 रख देना, और अल्फा 3 किसको बोल देना, 7 को बोल देना। और ये सेम सेम है तो अल्फा 1 बोल करके -2 यहाँ रख देना। इन लोग सिंगल सिंगल है करके सिंगल वाला पैटर्न में जैसे बनता है ना, वैसे इनका काम हुआ, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? बस इनकी गिनती चलाते जाना, A1 A2 A3 A4 चलाते जाना है, बस ये रिपीट होकर के इस तरीके से आएगा। अच्छा अब मान लो 3 बार आ गया, जैसे यहाँ पे 3 बार आया था, तब क्या करोगे आप? अब 3 बार आया ना, 3 बार -2 3 बार आ गया है ना, ये इसको हटाओ भैया। अब क्या करोगे, इसको एक कदम और बढ़ा देना, A1 प्लस A2r प्लस A3r स्क्वायर, ऐसे बढ़ा देना, 3 कदम बढ़ेगा। अब ये जब सिंगल यानी एक बार आता है तो सिर्फ कोई एक कोफिशिएंट, बस ये सिंगल सिंगल पर आया तो सामने में एक कोफिशिएंट A1 A2 A3 नाम चाहे जो भी दो। अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको इस तरीके से लिखना है, A1 प्लस A2r। अब वो 3 बार आ गया तो A1 प्लस A2r प्लस A3r स्क्वायर, और वो अल्फा जो भी आया है उसकी घात में r, यानी क्या आया है, -2 की घात में r, इस तरीके से। अगर वो 4 बार आता तो क्या होता, A1 प्लस A2r प्लस A3r स्क्वायर प्लस A4r क्यूब, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके फिर बाजू में आप उस रूट को लिखते, उसके वैल्यू को और पावर में r चढ़ा देते, ठीक है। आज जैसे मान लिया -2 3 बार आया है, 5 मान लो आपका आया 2 बार, और मान लो आया है 9 1 बार, इस टाइप से आया है। कोई भी समीकरण है, हमने अपने मन से इसका सॉल्यूशन दिया, आपने समीकरण सॉल्व किया, इस तरीके से अगर उसके आंसर आ रहे हैं तब क्या लिखेंगे,
ये 3 बार आया है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, -2 पावर में आर लिखना पड़ेगा, प्लस आगे बढ़ो 5 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो A1 A2 A3 तक यूज हो चुका है, तो A4 प्लस A5 आर ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको बोर्ड में दिख तो रहा है ना, हाँ A4 प्लस A5 आर लिखना पड़ेगा, है ना भाई, और 5 की घात में आर लिखना पड़ेगा ऐसे, प्लस 9 सिंगल है तो सिंगल वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो A1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा A6, एक तो बस लिखा आएगा, इसमें कोई प्लस प्लस करके और नहीं लिखना क्योंकि सिंगल है, ठीक है, और ये आएगा 9 की घात में आर, ऐसे आपको लिखना है। कोई डाउट है क्या? हो ही नहीं सकता कोई डाउट, एकदम सरल है, घबराने की बात नहीं है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो मैं आपको एक और मस्त वाली बात बताता हूँ। जैसे ना बुक में क्या दिया है वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। जैसे बुक में क्या दिया है, जैसे मान लो कोई वैल्यू 2 बार आई तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा A1 प्लस A2 आर, इस तरीके से लिखा, बुक में ऐसा लिखा है A1 आर प्लस A2, मतलब है कि ये सामने तो क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, आपको सिर्फ पैटर्न सही रखना है, आर को बढ़ाते लिखो चाहे आर को घटाते लिखो, सामने लो ना, मैं A3 को इसको A3 बोल देता हूँ, इसको A1 बोल देता हूँ, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, तो सामने में जो कॉफिशिएंट है वो तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, मेन ये पैटर्न जो है वो सही रहना चाहिए। जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है तो आर की घात 2 आना चाहिए, आर की घात 1 और कांस्टेंट, इस तरीके से आना चाहिए। जो पैटर्न आपको सरल लगे आप वैसा बनाइए, बस वो चीज सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने आज देखे कि मतलब सिंगल सिंगल रूट आ रहे तब कैसे लिखना है और रिपीटेड रूट आ रहे तब कैसे लिखना है। और ध्यान से सुनो, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए तब क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस या 3 प्लस माइनस 4 आई, इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको लिखना है रो की घात में आर, इसकी घात में आर, रो की घात में आर, A1 कॉस आर थीटा, A2 साइन आर थीटा। अब आप बोलेंगे ये सब क्या है सर, रो क्या है, थीटा क्या है, आर क्या है मत पूछना, बिकॉज आर तो इस अंतर समीकरण के लिए वेरिएबल का काम कर रहा है। देखो यार आर एक वेरिएबल के रूप में है, हमको यहाँ रो और थीटा की वैल्यू पता नहीं, रो कौन है बताऊँ, रो कौन है, रूट ओवर, अगर इसको हम अल्फा प्लस माइनस आई बीटा माने, ठीक है, तो ये रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 3 4 दिख रहा है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। थीटा कौन है, थीटा है आपका tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 4/3, ठीक है, 4/3। तो ये रो और थीटा की जगह यहाँ पे आप रख सकते हो वैल्यू, या केवल केवल रो का वैल्यू रख दो, तो ये ऐसे हो जाएगा, रो मतलब कौन है 5, तो 5 की घात में आर, A1 कॉस आर थीटा, A2 आर साइन थीटा, बाजू में बता देना बेटा थीटा क्या है बेटा, tan इनवर्स 4/3, ऐसे आपको बताना होगा। अब जैसे मान लो किसी समीकरण को आप सॉल्व किए, अभिलाक्षणिक समीकरण को, और अल्फा की वैल्यू इतनी आने के साथ साथ कोई और वैल्यू आ गई जो कि रियल वैल्यूज है, मान लो आगे 2 5 फलाना ठिकाना जो भी है, तो इसके लिए आपने ये वाला लिखना है, ठीक है ना, और इसके लिए आपके ये वाला लिख करके फिर आप क्या करना, बाकी वैल्यूज के लिए आगे गाड़ी आगे बढ़ा देना, प्लस करके देखो A1 A2 यहाँ यूज हो चुका है, तो भैया ये सिंगल सिंगल रियल वैल्यूज है, तो A3 और ये 2 की घात में R, फिर इसके और बढ़ा देना A4 5 की घात में, जो जिस रूप का प्राप्त हो रहा है उसका उस रूप का हल लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। मान लो 2 2 आ जाता, 2 बार आ जाता, एक बात की बात, तो यहाँ गाड़ी अपनी कैसे बढ़ाते A1 2 यूज हो चुका है, A3 प्लस A4 R 2 के पावर में R, ऐसा, क्योंकि मैं आपको बताया 2 बार रिपीट होता तो इस तरीके से लिखते हैं, अगर दोनों यहाँ 3 बार आ जाता तो ये गाड़ी कैसे बढ़ती, A3 प्लस A4R प्लस A5R स्क्वायर 2 के पावर में R, ऐसे करके ये गाड़ी आगे बढ़ती। समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल है। मान लो 2 2 के बाद 3 आ गया तो 3 4, गिनती चलाने में क्या है, A1 2 3 4 5 चलाते जाओ, बस ये पैटर्न वही सी रखना जैसे जिस हिसाब से हमारे पास इनके रिपीटेशन जितने हुए उस हिसाब से आपको पैटर्न बनाना है।
3 एक बार आया तो बस A5 लिखूंगा, 3 की घात में 8 लिखूंगा। ये सब क्यों आया? ये सब इसलिए आया क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स रूट में प्राप्त हुआ है, तो उसका उस तरीके से होगा काम। ठीक है, तो रो क्या है, थीटा क्या है, मैं आपको बता दिया। अब आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। अच्छा, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी मान लो रिपीट होते हैं तब क्या करना है सर? देखिए ध्यान से, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट होने लगे सर, 3 + 4 है, 3 + 4 है, मान लो 2 बार मिल रहा है आपको, अब क्या करोगे? ठीक है ना, 3 + 4 है, 3 + 4 है, अगर आपको 2 बार मिल रहा है तब क्या करोगे? अब ऐसी स्थिति में रो की घात r, अंदर में अपन क्या लिखते थे, a1 cos r थीटा, a2 sin r थीटा। अब वो a1 को a1 मत लिखना, अब उसमें रिपीट वाला जो क्या फंड चलता है अपना, a1 + a2 r cos r थीटा, a3 + a4 r sin r थीटा। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्क क्या है, जो हम सिर्फ a1 और a2 लिखते थे, अब वो भी 2 बार रिपीट होने के कारण जिस तरीके से पैटर्न बनता है उस तरीके से हम लिखे a1 + a2 और a3 + a4। रो वही है अपना, क्या है रो? रो वाला √/α² प्लस, इसको अपन अल्फा प्लस बना, अब रिपीट है, सेम तो है, तो α² + β², ये अल्फा है बीटा, ठीक है ना, यानी √3² + 4² यानी 5, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। और थीटा वही है अपना tan इनवर्स β/α, मतलब 4/3, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है तो आपको ऐसे लिखना है, हो गया। इस तरीके से इसको आपको सजाना है, आपको आंसर लाना है। आज हमने समघात हल कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या नियम है, वो सब हमने समझा। समघात हल हम कब निकालते हैं? यदि सारे ए वाली चीजें लेफ्ट साइड रखने के बाद अगर आपको राइट साइड 0 दिखाई देता है तब। और विशेष हल हम अब नेक्स्ट क्लास में निकालना उसको सीखेंगे। वो उसकी जरूरत कब पड़ती है? जब बराबर के उस पार शून्य न हो बल्कि आर का कोई फलन हो, तब हम विशेष हल निकालेंगे। और उसके बाद किसी अंतर समीकरण का पूर्ण हल निकालने के लिए हम समघात हल प्लस विशेष हल करके उसको जोड़ देते हैं, तब पूर्ण हल निकलता है। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सवाल समझ में आया, तो सब के सब जितने आप वीडियो देख रहे हैं जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर इससे मुझको अच्छा रिस्पांस मिलेगा कि हाँ आप लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं, कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी होगी, फिर मैं अगले वीडियोस बनाने के लिए और अधिक प्रेरित होऊंगा। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो अभी आपको आवश्यकता है, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे प्रेरित होने की ज़रूरत है, और वो प्रेरित मिलेगा आप सबके अच्छे रिस्पॉन्स से, वो मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, उससे मैं मोटिवेट होते जाऊंगा और फास्ट मेरी मेहनत बढ़ेगी और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाते जाऊंगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बीएससी फाइनल ईयर के और भी वीडियोज़ हैं, उनकी मतलब बीएससी फाइनल ईयर के प्लेलिस्ट में आप जा करके आप जरूर देख सकते हैं। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं विशेष हल कैसे ज्ञात किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।